सुबह का समय था। मोनिका अपने टूटे फूटे घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी सामने के आलीशान मकान की बालकनी से उसकी जेठानी सुरभि उसे देखती है और ताना मारते हुए कहती है, बस यही सब करते रहो तुम मोनिका। काश देवर जी भी मेरे पति की तरह अच्छे पैसे कमाते तो तुम्हें आज ऐसे घर में नहीं रहना पड़ता जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई है। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ भाभी? मैंने तो दीपक से कई बार कहा है कि भैया के साथ काम पर लग जाओ, पर भैया उन्हें अपने साथ रखते ही नहीं। जब उन्हें अपने छोटे भाई की हालत देखकर तरस नहीं आता तो कोई क्या ही कह सकता है। ऐसे कैसे काम पर लगा ले? जब माँ बाप का देहांत हुआ था तो दोनों भाइयों को बराबर हिस्सा मिला था ना। वो तो तुम्हारा पति ही निकम्मा निकला ना कि ना कोई व्यापार कर सका और ना ही अच्छा घर खरीद पाया। मेरे पति को देखो, आज हम महलों जैसे घर में रह रहे हैं। दोनों की बहस चली रही थी कि तभी मोनिका का पति दीपक हाथ में थोड़ी सी सब्जियां लेकर वहाँ आता है। रहने दो मोनिका, भाभी को समझाने का कोई फायदा नहीं है। लो मैं सब्जियां लाया हूँ, अंदर चलो और खाना बना लो। हाँ चलिए हम अंदर चलते हैं। हाँ जाओ जाओ, अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी में खाना बनाओ और सो जाओ। वैसे भी और आता ही क्या है तुम लोगों को। हे भगवान, इन गरीबों से बात करके मैंने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। सुरभि ताने देकर अपने आलीशान घर के अंदर चली जाती है। उसके घर में नौकर चाकर थे और उसे सिर्फ हुक्म चलाना होता था। शाम को जब उसका पति प्रवीण काम से घर लौटा तो सुरभि ने उसे सुबह की बात बताई। इस पर प्रवीण ने कहा, सुरभि तुम आखिर क्यों मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी को परेशान करती रहती हो? तुमने मुझसे कहा था कि मैं दीपक को अपने बिजनेस में साथ न रखूं। मैंने तुम्हारी बात मान ली, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उन्हें नीचा दिखाओगी। मुझे कोई शौक नहीं है उन्हें परेशान करने का, पर मुझे अच्छा नहीं लगता प्रवीण। मोहल्ले के लोग ताने मारते हैं कि जेठानी महलों में रह रही है और देवरानी झोपड़ी में। कहीं और जाकर रहे ना वो लोग। हमारे घर के सामने रहना क्यों जरूरी है? इससे मेरी इमेज डाउन होती है। प्रवीण चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुरभि अपने घर पर किटी पार्टी रखती है और उसकी अमीर सहेलियां घर आती हैं। अरे सुरभि, जब हम आ रहे थे तो हमने तेरी देवरानी मोनिका को देखा। बेचारी फटी पुरानी साड़ी पहनकर खुद अपने हाथों से घर की छत की मरम्मत कर रही थी। वैसे मरम्मत तो सुरभि को अपनी देवरानी की किस्मत की करनी चाहिए। सुना है अच्छे खानदान से थी, पर किस्मत देखो कि कैसे बेकार पति से शादी हो गई। सहेलियों की बातें सुनकर सुरभि को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। भले ही वो मोनिका को पसंद नहीं करती थी, पर दीपक को उसने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना था। वो अपनी सहेलियों से कहती है, अच्छा अब छोड़ो ये बातें। मैंने नौकर से कहकर तुम सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनवाया। चलो पहले खाना खाते हैं और फिर गेम खेलेंगे। पार्टी खत्म होती है और सहेलियां चले जाती हैं। अगले दिन दोपहर में दीपक सुरभि के घर का दरवाजा खटखटाता है। सुरभि दरवाजा खोलकर रूखे स्वर में कहती है, अब क्या हो गया दीपक, यहाँ क्यों आए हो? पहले ही बता रही हूँ, अगर कुछ मांगने आए हो तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं भाभी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो आपको ये लड्डू खिलाने आया हूँ। लड्डू? अरे कम से कम काजू कतली तो लाते। खैर ऐसी क्या बात हो गई जो लड्डू बांट रहे हो? भाभी मोनिका माँ बनने वाली है, आप ताई बनने वाली हैं, इसी खुशी में लड्डू लाया हूँ। ये सुनते ही सुरभि का दिल अंदर से खुशी से झूम उठता है। वो मन ही मन खुश थी कि उसके देवर का संसार बसने वाला है, लेकिन वो अपना ये प्यार चेहरे पर नहीं आने देती और कड़क आवाज में कहती है, चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि अब तो कोई ढंग का काम पकड़ लो। अब तुम्हारा परिवार बढ़ने वाला है। इस टूटे घर और कम कमाई में गुजारा नहीं चलने वाला। भाभी की कड़वी बातें सुनकर दीपक उदास मन से वापस अपने घर आ जाता है। शाम को जब दीपक थका हारा काम से लौटता है तो मोनिका उसे देखकर कहती है, क्या बात है दीपक, अब तो हमारा परिवार बड़ा होने वाला है, फिर भी आप इतने उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मोनिका, मुझे बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर आया। वो लोग जल्दी हमारे इलाके में भी अपनी ब्रांच डालेंगे, लेकिन उसमें अभी कम से कम 6 से 7 महीने का समय लगेगा। तब तक मुझे शहर से बाहर रहना होगा। अरे ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप आराम से चले जाइए। क्या पता हमारे बच्चे के आने की खुशी में भगवान ने हमें ये तोहफा दिया हो। लेकिन इस टूटे हुए घर में तुम अकेली कैसे रहोगी? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपना और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोनिका हिम्मत दिखाकर दीपक को विदा कर देती है। दीपक शहर चला जाता है। उधर सुरभि को अब दिल ही दिल में मोनिका के लिए बुरा लगने लगा था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है। मोनिका के घर की छत टपकने लगती है। वहीं सुरभि को भी बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। सुरभि, जब तुम्हें अपनी देवरानी की इतनी चिंता हो रही है तो जाकर उसे अपने घर क्यों नहीं ले आती? आखिर कब तक अपने ही देवर देवरानी से ऐसे मुंह मोड़ कर रहोगी? आप तो जानते हैं न प्रवीण, शादी के बाद मोनिका के कहने पर इस घर का बंटवारा हुआ था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरा छोटा भाई मुझसे अलग हो। मैं उस बात के लिए इसे कैसे माफ कर दूं? सुरभि, अब तुम्हें अपना दिल बड़ा करना होगा। मोनिका को उसके किए की सजा पहले ही मिल चुकी है। बंटवारा होने के बाद दीपक ने जहाँ भी पैसा लगाया सब डूब गया और आज वो एक टूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। लेकिन इस समय मोनिका के पेट में हमारे परिवार का वंश है, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। आप सही कह रहे हैं। मोनिका ने कई बार मुझसे माफी मांगने की कोशिश की, पर मैं ही अपने दिल में मनमुटाव लेकर बैठी रही। मैं अभी जाकर उसे लेकर आती हूँ। सुरभि तुरंत छाता लेकर मोनिका के घर पहुँचती है। वहाँ का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था और मोनिका ने जगह जगह बर्तन रखे हुए थे ताकि घर में पानी न भरे। सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाकर कहती है,
मोनिका, तुम इस साल में यहाँ रह सकती हो पर मुझसे मदद नहीं मांग सकती? क्या एक बार मेरे घर आकर ये नहीं बोल सकती थी कि भाभी मुझे अपने पास रख लो? क्या मैं तुम्हें मना कर देती? भाभी, मैं किस मुंह से आपके पास आती? माता पिता के जाने के बाद मैंने ही वसीयत के बंटवारे के लिए कहा था। मुझे लगता था कि अलग रहना आसान होता है, पर भगवान ने मुझे मेरे लालच की सजा दे दी। बस अब बहुत हो गया, मेरे साथ घर चलो। अब तुम्हें इस टूटी झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक दीपक वापस नहीं आ जाता तुम हमारे साथ रहोगी। सुरभि जबरदस्ती मोनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने महल जैसे घर में ले आती है। इसके बाद सुरभि दिन रात मोनिका का एक माँ की तरह ख्याल रखने लगती है। समय बीतता है और कुछ महीनों बाद दीपक का ट्रांसफर वापस अपने गांव में हो जाता है। जब दीपक वापस लौटता है और अपनी झोपड़ी को खाली देखता है तो पड़ोस के काका उसे बताते हैं, अरे दीपक बेटा, तेरी जेठानी सुरभि तेरी पत्नी को अपने घर ले गई है। वही इतने दिनों से उसका ख्याल रख रही है। हम तो बेकार ही सुरभि को घमंडी और कड़क कहते थे, वो तो दिल की देवी है देवी। दीपक दौड़कर अपने बड़े भाई के घर पहुंचता है। वो जैसे ही अंदर जाता है, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। आलिशान सोफे पर मोनिका बैठी थी और उसकी करोड़पति जेठानी सुरभि जमीन पर बैठकर उसके पैर दबा रही थी। दीपक को दरवाजे पर देख सुरभि मुस्कुरा कर कहती है, अरे दीपक, अब क्या तुझे अलग से न्योता देना पड़ेगा अपने ही घर में आने के लिए? इतनी दूर से सफर करके आए हैं। जा ऊपर कमरे में तेरा सामान रखा है, कपड़े बदल ले। तब तक मैं तेरे लिए रसोई से कुछ खाने को लाती हूँ। देख कितना कमजोर हो गया है मेरा बेटा। सुरभि बिना कोई शिकवा किए बड़े प्यार से रसोई की तरफ चली जाती है। दीपक और मोनिका समझ जाते हैं कि अब रिश्तों में पहले वाली कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। इसके बाद बड़े भाई प्रवीण ने दीपक को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए। इस बार दीपक के काम में बहुत बरकत हुई। अब दोनों भाई एक ही छत के नीचे प्यार से रहने लगे। कुछ महीनों बाद मोनिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब उनका परिवार पूरी तरह से खुशहाल और पूरा हो चुका था। हे भगवान, अब ये चाय पत्ती कहाँ रख दी इसने? एक चीज जगह पर नहीं मिलती कभी। ये देखो, बर्तन भी ऐसे ही रखे हैं। लाओ पहले इन्हें ही लगाओ। अरे भगवान, बस भी करो। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो भाई? बच्चे सो रहे हैं तो सोने दो ना उन्हें। हाँ हाँ, उनकी नींद क्यों खराब करोगे आप? आपको तो मेरी नींद से ही दुश्मनी है। सुबह 5 बजे नहीं कि बस चाय का कप हाथ में चाहिए। ओहो, तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे आज पहली बार सुबह की चाय मांगी हो मैंने। शादी को 40 साल हो गए हमारे, और तब से लेकर आज तक हर रोज सुबह की पहली चाय तुम ही तो बनाती हो मेरे लिए। अरे फिर आज क्यों इतना बिफर रही हो? क्योंकि अब ये मेरा काम नहीं है। मेरी बहू आराम से कंबल तान कर सो रही है और मैं यहाँ उसकी रसोई में चूछ रही हूँ। कल रात को ही बोल दिया था उसे मैंने कि बहू, हम लोगों की पहली चाय सुबह 5 बजे होती है, लेकिन देख लो 5:15 हो गए हैं। मजा आले जो कमरे से बाहर भी निकली हो। ओहो सरस्वती, है तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? चलो ऐसा करते हैं, सोसाइटी के बाहर जो चाय की टपरी है, चलो आज वहीं पीते हैं सुबह की चाय। इसी बहाने थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते ही हैं। यहाँ तो सुबह की चाय मिलने से रही। ये कहकर सरस्वती ने गैस पर चढ़ाया हुआ पैन उतारा और उसे जोर से स्लैब पर पटक दिया और फिर गुस्से से भनभनाती हुई रसोई से बाहर निकल आई। ठीक उसी वक्त घर के दूसरे कमरे में सरस्वती की बहू रश्मि अपने पति विवेक से, विवेक प्लीज मम्मी जी को जाके बोलो ना थोड़ा शांत रहने को। विवेक उठो ना प्लीज। किसको? मम्मी को? ना बाबा ना, मैं तो सीधा ऑफिस जाने के लिए निकलूंगा कमरे से बाहर। मम्मी जिस तरह से बर्तन पटक रही हैं, मतलब साफ है कि वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में? पर क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या है? अब क्या बताऊं उनकी प्रॉब्लम, तुम ना ही जानो तो बेहतर है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलो ना क्या बात है। अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूंगी ना। नहीं कर पाओगी। तुम्हें याद है कल डिनर के बाद मम्मी ने क्या कहा था तुमसे? हाँ, यही कि आगे से डिनर में सब्जी रोटी बनाया करो। और उसके बाद? उसके बाद अरे हाँ, वो अपने और पापा जी का पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगी थी। सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक, उसके बाद चाय और फिर। हाँ बस यही उन्होंने सब कह दिया था तुमसे। मॉर्निंग वॉक के बाद चाय तुम्हें बनानी थी मम्मी पापा के लिए। सुबह 5 बजे चाय मुझे बनानी थी? ओह गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं। सोचना पड़ेगा रश्मि, थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज मेरे लिए। मुंह हाथ धोकर वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा उसकी सास सरस्वती घर के मेन गेट की तरफ जा रही थी। मम्मी जी, आप और पापा जी मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं? अच्छा है, आप लोग आइए, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या बना लूँ? जो मर्जी में आए वो बना लो। वैसे भी यहाँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही तो हो रहा है। हमारा क्या है, जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे। और हाँ, चाय बस अपने विवेक के लिए ही बनाना। हमारा चाय पीने का टाइम तो निकल गया। सॉरी मम्मी जी, मैं कल से। रश्मि अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सरस्वती मेन गेट से बाहर चली गई। रश्मि से नाराज रहने के पीछे सरस्वती के पास कई वजहें थी, जैसे कि विवेक और रश्मि की लव मैरिज, और इस सबसे ज्यादा रश्मि का मॉडर्न और खुले विचारों का होना सरस्वती को बड़ा खल रहा था। दरअसल विवेक के माता पिता सरस्वती और केदार इससे पहले चंडीगढ़ में रहते थे और विवेक की शादी के बाद अब उसके साथ मुंबई में उसके फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। और फिर
वाह रश्मि, ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया है। और ये चाय? चीनी थोड़ी कम है चाय में और पकाई भी कम है। और विवेक, तुझे तो मैंने सब कुछ सिखाकर भेजा था मुंबई, तू कुछ कहता क्यों नहीं इसे? ये कोई नाश्ता है? बस डबल रोटी के 2 टुकड़े जिनके बीच में कच्ची सब्जियां भरती हैं। भूल गया कैसे आलू के, गोभी के, पनीर के ये मोटे मोटे पराठे बनाकर खिलाया करती थी मैं तुझे नाश्ते में, वो भी गर्मा गर्म। हाँ माँ, लेकिन तब की बात अलग थी। अब थोड़ा फिट रहना पड़ता है तो उसी के हिसाब से डाइट भी लेनी पड़ती है ना। और फिर रश्मि को अपना काम भी तो करना होता है। वर्क फ्रॉम होम जरूर है उसका, लेकिन मम्मी सच बताऊं तो उसका वर्कलोड मुझसे भी कहीं ज्यादा है। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि सारा दिन रसोई में लगी रहे, लेकिन कम से कम सुबह की चाय और नाश्ता तो ढंग का हो, वरना इतना पैसा कमाने का भी क्या ही फायदा। हर बीतते दिन के साथ रश्मि के लिए उसकी सास सरस्वती के मन में खटास बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रश्मि भले ही उससे बहस ना करती हो, लेकिन सरस्वती के हिसाब से ढल पाना उसके लिए मुश्किल था। फिर एक दिन, हाय मर गई मैं तो। अरे ओ विवेक के पापा, यहाँ आओ जल्दी। मेरा तो पूरा हाथ ही जल गया जी। ओहो, अरे तुम भी ना सरस्वती, मैंने मना किया था ना चाय बनाने को, तो फिर क्यों आई किचन में? अच्छा तो क्या करूं मैं, तुम्हारी बहू की तरह कुंभकर्ण बनकर मैं भी सोई रहूं? अरे इतने सालों की आदत है सुबह 5 बजे चाय पीने की, अब इन लोगों के लिए वो भी छोड़ दे क्या? शोर सुनकर विवेक और रश्मि भी अपने कमरे से बाहर आ चुके थे और सब कुछ सुन भी चुके थे। माँ चलो मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। तू ऐसा कर, मुझे और पापा को अभी के अभी शीतल के घर छोड़ा। अरे पर माँ, शीतल दीदी को क्यों परेशान करना, हम है ना। अरे शीतल मेरी अपनी बेटी है, मेरा खून है, वो मेरी सेवा करने में परेशान नहीं होगी कभी। हाँ बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। वैसे भी शीतल के यहाँ जाना तो है ही, और फिर दामाद जी खुद डॉक्टर हैं, तो सरस्वती का हाथ तो वो खुद देख लेंगे। हालात को समझते हुए विवेक और रश्मि ने इसके आगे जिद नहीं की। और फिर कुछ घंटों के बाद, बस 1 हफ्ते में आपका हाथ ठीक हो जाएगा। वैसे अब इस उम्र में आपको रसोई से दूरी बना लेनी चाहिए मम्मी जी। हाँ लेकिन अब क्या करे दामाद जी, हर बहू मेरी बेटी की तरह तो नहीं होती ना। आजकल की लड़कियां तो बस पटर पटर अंग्रेजी बोलकर आसमान पर चढ़ बैठी हैं। घर गृहस्थी संभालना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब अब सिखाता ही कौन है अपनी बेटियों को। रश्मि को बातें सुनाने का एक भी मौका सरस्वती खाली नहीं जाने देती थी, और अब तो वो अपनी बेटी शीतल के घर में थी। विवेक और रश्मि कुछ देर बाद वापस अपने घर आ गए। और फिर, शीतल बेटा 5 बज गए हैं, अब दामाद जी के लिए चाय नहीं बनानी? अरे नहीं मम्मी, ये तो चाय पीते ही नहीं। आप भूल गई क्या? और मैंने भी पिछले कुछ महीनों से चाय पीना छोड़ दिया है। सच में एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है तब से। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर बेटा मैं और तेरे पापा तो। अरे हाँ, पापा कहाँ हैं? उन्हें भी यहीं बुला लो ना आप, वो आरुष को संभाल लेंगे। तो मैं जरा पार्लर हो आती हूँ। पार्लर इस वक्त? फिर रात का खाना? अरे डिनर तो हमारे यहाँ बहुत हल्का बनता है, बस सूप या फिर दलिया, और उसके लिए मेड आएगी ना? है, दलिया बनाने के लिए भी मेड आएगी? हाँ मम्मी, जब से इन्होंने अपना क्लिनिक शुरू किया है तो काम बहुत बढ़ गया है। मैं इनका अकाउंट सेक्शन संभालती हूँ, तो मैंने दोनों टाइम के लिए मेड ही लगा ली है। ब्रेकफास्ट और लंच वो सुबह ही बना जाती है, और डिनर अभी थोड़ी देर में बना जाएगी। चलो पापा को तो टाइम लगेगा शायद, मैं चलती हूँ। सरस्वती हैरान थी ये देखकर कि उसकी बेटी तो उसकी बहू से भी कहीं ज्यादा मॉडर्न है। और फिर अगली सुबह, मम्मी आप इतनी रात को क्या कर रही हो किचन में? बर्तन क्यों पटक रही हो? रात कहाँ बेटा, सुबह के 5 बजने वाले हैं तो तेरे पापा और मुझे। ओफो मम्मी, ये आपकी चंडीगढ़ की पुरानी सोसाइटी नहीं है, ये मुंबई है। यहाँ 8 बजे से पहले सुबह नहीं होती, तो प्लीज आप भी जाकर सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। ये कहकर शीतल गुस्से में अपने कमरे में चली गई, और सरस्वती कुछ पल बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रही। और फिर उसी शाम, मम्मी पापा आप लोग तो कुछ दिन रुकने वाले थे ना मेरे पास, फिर आज ही क्यों जा रहे हो? जी हाँ चलिए ना, पहले ही बहुत देर हो गई है। सरस्वती और केदार सिर्फ एक दिन में ही विवेक और रश्मि के पास वापस लौट आए थे, और फिर रात को सोने से पहले। मम्मी जी आई नो कि मेरे कुछ तौर तरीके आपको पसंद नहीं, लेकिन प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए। मैं वादा करती हूँ मैं खुद को बदल दूंगी। मैं कल से हर रोज सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, और ठीक 5 बजे सुबह। नहीं बेटा, बदलना तो उसे चाहिए जो गलत हो, और वो मैं हूँ जिसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये कहकर सरस्वती ने रश्मि को गले से लगा लिया। सरस्वती का मन अब बिल्कुल शांत था।